नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मंगलवार यानी कि कल दिल्ली के दौरे पर थे। उन्होंने वीर सावरकर पर एक किताब का विमोचन किया और इस दौरान उन्होंने कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि यहां रहने वाले सभी लोगों के पूर्वज एक हैं और इसीलिए भारत में मुसलमानों में जो नायक हुए हैं उनको हमें अपना आदर्श बनाना चाहिए। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। अपने भाषणों में दोनों ने यह कहा कि यह देश अनेकता में एकता का देश है, जहां कई धर्म के लोग रहते हैं लेकिन सबकी पहचान उनकी भारतीय संस्कृति है, धर्म नहीं है। मोहन भागवत ने कहा कि इस देश में हमेशा से हिंदू और मुसलमान एक साथ रहते आए हैं, लेकिन फिर अंग्रेजों ने और वहाबी इस्लाम ने दोनों के बीच में विभाजन का बीज बो दिया। भागवत ने इसके लिए सर सैयद अहमद खान की मिसाल दी। उन्होंने कहा कि सर सैयद को भारत के विभाजन का जनक माना जाता है, लेकिन उससे पहले क्या था? सर सैयद जब बैरिस्टर बने तो उनको लाहौर में आर्य सभा के लोगों ने सम्मान दिया। वहां बताया गया कि हिंदुओं में तो बहुत बैरिस्टर रहे हैं, लेकिन मुसलमानों में पहली बार कोई बैरिस्टर बना था। लेकिन सर सैयद ने जवाब में कहा कि मेरी पूजा अलग हो सकती है, फिर भी मैं यही का हूं। इसके अलावा अशफाकुल्ला खान ने भी यह कहा था कि अगर दूसरा जन्म होता है तो मैं भारत में ही पैदा होना चाहूंगा। भागवत ने यह भी कहा कि भारत में कोई अल्पसंख्यक नहीं है, इसलिए सबको साथ मिलकर चलना चाहिए और सावरकर भी ऐसा ही चाहते थे। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल, चुनाव से पहले आरएसएस प्रमुख के इस बयान के क्या मायने हैं? क्या मुसलमानों को जोड़ने में संघ होगा कामयाब? ये एक बड़ा सवाल मोहन भागवत ने छेड़ दिया है अपने इस बयान के साथ। हिंदू मुस्लिम एकता का भागवत सूत्र यहां पर सुनने को कल मिला। मोहन भागवत कहते नजर आए कि यहां अनेकता में एकता नजर आती है, यहां कोई अल्पसंख्यक नहीं है, सब की एक ही धर्म, एक ही जात, एक ही पहचान भारतीय संस्कृति है। उन्होंने कई आदर्शों का जिक्र करते हुए सर सैयद अहमद खान का जिक्र किया, अशफाकुल्ला खान का जिक्र किया और कहा कि इन सब ने साफ तौर पर यह कहा है कि वो भारत के ही वासी है, वो भारत ही उनकी एक पहचान है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये कोई पहचान नहीं है। इस सबकी पूजा पद्धति हो सकती है, मगर ये किसी की पहचान, किसी का धर्म नहीं होना चाहिए। तो सबकी पहचान उनकी भारतीय संस्कृति है, संघ का ये मंत्र है। हिंदू मुस्लिम को क्या एक कर पाएंगे? चुनावों से पहले इस बयान के क्या मायने हैं? कुछ ऐसे सवाल इस बात के बाद उठने शुरू हो गए हैं, क्योंकि इससे पहले भी डीएनए को लेकर भी बयान उन्होंने दिया था कि सबका डीएनए एक है हिंदुस्तान के अंदर। इससे पहले भी उन्होंने कहा कि सभी का धर्म एक है। तमाम ऐसे बयान समय समय पर मोहन भागवत देते रहते हैं और एक बार फिर से उन्होंने कल इस बयान को दिया। उन्होंने कहा कि सबकी पहचान उनकी भारतीय संस्कृति है। हिंदू मुस्लिम एकता का यह भागवत सूत्र कल सुनने को मिला। तो हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने क्या कुछ कहा था, हम आपको पहले वो सुनवाते हैं। खान साहब ने उन्होंने कह दिया कि माइनॉरिटी मेजॉरिटी डिवीजन की आवश्यकता नहीं। संविधान सभा के समय भी कुछ मुसलमान सदस्यों ने यह मत व्यक्त किया था। ये भेद हम क्यों करते भाई? हम एक देश के जाए, एक देश के उपजे, हम परस्पर भाई है। पूजा अलग होना हमारे देश की परंपरा है, भाषाएं अलग होना हमारे देश की परंपरा है। ये सारी बातें अलग होने के बाद भी हम एक देश के लिए लड़ते रहे। रावण का खतरा राम के राज्य पर नहीं था, बीच में बहुत बड़ा दंडकारण्य था, लेकिन अयोध्या का राजकुमार चलकर दक्षिण में करके रावण का विध्वंस करके क्यों आया? क्योंकि इस देश की भूमि, इस देश की संस्कृति, इस देश का जन, इसकी सुरक्षा उसका काम था। क्यों चाणक्य वहां से तक्षशिला से वापस आकर चंद्रगुप्त को ले गया, उसको खड़ा करके, और उसने यवन के आक्रमणों का प्रतिकार करवाया मगध के साम्राज्य से? ये उद्योग करने की आवश्यकता क्या थी? क्योंकि सारा देश एक है भाई। शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को पत्र लिखा, काशी का मंदिर टूटा तब, कि हिंदू मुसलमान दोनों को भगवान ने उत्पन्न किया है, इसलिए प्रत्येक राजा का कर्तव्य है दोनों को समान आंख से देखकर उनके साथ व्यवहार करे। तो आपने मोहन भागवत का वो बयान सुना जिस बयान का हम जिक्र कर रहे थे, जिस बयान में उन्होंने उन तमाम बातों को कहा, जिस बयान में उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम एक ही बात है, कोई अल्पसंख्यक बहुसंख्यक नहीं होता, सबकी पहचान एक ही है, भारतीय संस्कृति। जिसमें उन्होंने कहा कि अशफाकुल्ला खान से लेकर सर सैयद खान तक सभी ने इस बात को कबूला है कि उनकी एक ही पहचान भारत है। तो उन तमाम बयानों का जिक्र करते हुए यहां पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम एकता का
सूत्र, भागवत सूत्र जिसे हम कह रहे हैं, वो छेड़ दिया है। मोहन भागवत ने सर सैयद अहमद खान को भी याद किया। देश अनेकता में एकता का देश है, यहाँ कई धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सबकी पहचान एक ही होनी चाहिए, वो है भारतीय संस्कृति। तो इन तमाम बातों का जिक्र करते हुए मोहन भागवत कल ये तमाम बयान देते हुए नजर आए। तो मोहन भागवत ने सर सैयद अहमद खान की मिसाल दी। हिंदू मुस्लिम एकता का ये भागवत सूत्र, देश अनेकता में एकता का देश है, यहाँ कई धर्म के लोग रहते हैं, इन बातों का जिक्र कल किया गया। तो मुसलमान नायकों को आदर्श बनाने की जरूरत है, भागवत ने कहा। संघ प्रमुख ने अशफाकुल्ला खान का भी जिक्र किया है। तो मोहन भागवत ने सर सैयद अहमद खान की मिसाल दी, अशफाकुल्ला का जिक्र किया और उसके बाद ये एक नई बहस छेड़ दी। चुनावों से पहले हिंदू मुस्लिम एकता का सूत्र मोहन भागवत देते नजर आए। अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों की बात वो खत्म करते नजर आए, सावरकर के विचारों को याद करते नजर आए। फिलहाल मुसलमान नायकों को आदर्श मानते हुए भी नजर आए हैं। तो ये मोहन भागवत ने जिस तरीके से चुनावों से पहले, यूपी चुनाव से पहले हिंदू मुस्लिम एकता का राग छेड़ दिया है, इस पर तमाम प्रतिक्रियाएं अलग अलग स्तर पर आ रही हैं। एक पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है जो इस पर बात करेगा, इस पर अपनी अपनी राय रखेगा और साथ ही साथ ये सवाल भी पूछेगा कि आखिर चुनावों से पहले इस तरीके की बयानबाजी आखिर क्यों की गई। पैनल में हमारे साथ गौरव मिश्रा, प्रवक्ता बीजेपी, जुड़ रहे हैं, आपका स्वागत है। जैनेंद्र अग्रवंशी हमारे साथ, प्रवक्ता एसबीएसपी हैं, आपका स्वागत है। संतोष दुबे, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हैं, आपका स्वागत है। इसके अलावा रोहित अग्रवाल, प्रवक्ता आरएलडी भी हमारे साथ जुड़ेंगे और कुछ और गेस्ट भी जुड़ेंगे, उनका भी हम स्वागत करेंगे, उनको भी चर्चा में शामिल करेंगे। आप सबका स्वागत। सबसे पहले मैं गौरव आपके पास आना चाह रहा हूं, क्योंकि एक बार आप इस बयान को क्लियर कर दीजिए और इस तरीके से मुझे ये बता भी दीजिए कि चुनावों से पहले ये कहना, क्योंकि इससे पहले भी मोहन भागवत कहते रहे हैं कि डीएनए सबका एक है, और एक बार फिर से अगर वो ये कहते हैं कि देखिए अल्पसंख्यक बहुसंख्यक कुछ नहीं होता, आप एक चीज मान लीजिए, भारतीय संस्कृति ही आपकी एकमात्र पहचान है। बयान में कोई बुरी बात नहीं है, हिंदू मुस्लिम एकता का राग होना चाहिए, लेकिन चुनावों से पहले एक बार फिर क्यों? देखिए, चुनावों की दृष्टि से इन बयानों को देखना मुझे लगता है कि बेईमानी होगा। और मोहन भागवत जी इस विषय को लेकर के हमेशा बोलते आए हैं, क्योंकि भारत एक राष्ट्र के रूप में हर नागरिक के लिए समान अवसर प्रदान करता है, उसमें किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन, अलगाव उचित नहीं है। सावरकर ने भी इस बात को उद्धृत किया था कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक जैसा बंटवारा इस देश के लिए उचित नहीं है। राष्ट्र के निर्माण में सबका योगदान होता है और सबने अपनी भूमिका अदा की है। अशफाकुल्ला खान का उन्होंने जिक्र भी किया, और वो अशफाकुल्ला खान जिनके बारे में यदि आप पढ़ें तो जिस समय उनको फांसी दी जा रही थी, उसके ठीक एक दिन पहले यानी 18 दिसंबर 1924 को, और अंतिम यात्रा से ठीक पहले उन्होंने कुछ पंक्तियां लिखी थी और उन्होंने इस बात को उद्धृत भी किया था कि मैं वो पहला मुसलमान व्यक्ति हूं जो हमारे फिरके पर जो बार बार कलंक लगाया जाता है, आज मैं अपना बलिदान देने जा रहा हूं भारत माता के लिए। उन्होंने भारत माता शब्द का प्रयोग किया है। इसके अलावा जब उनको फोड़ने का और तोड़ने का प्रयास किया गया जेल सुप्रिंटेंडेंट के द्वारा, वो भी एक मुस्लिम जेल सुप्रिंटेंडेंट के द्वारा, तो उन्होंने बहुत पुरजोर तरीके से उसका विरोध किया और कहा कि ये राष्ट्र की संस्कृति के हम वाहक हैं और इसके लिए अपनी हम कुर्बानी भी देना जानते हैं और आगे भी हमारी पीढ़ियां देंगी। इस प्रकार का विरोध किया। तो ऐसी विचारधारा को पनपाने का, आगे बढ़ाने का एक अभियान है जिसको आगे फ्लरिश करने की आवश्यकता है और सभी राजनेताओं को इसको करना चाहिए। अच्छा, मोहन भागवत का ये कहना है, राजनीतिक पूर्वाग्रह से, इसीलिए आपके पास सबसे पहले आया था गौरव कि मैं एक बार विपक्ष के पास जाऊं, तमाम दूसरी पार्टियों के पास जाऊं, एक बार बयान को क्लियर तरीके से बीजेपी के स्टैंड को समझ लिया जाए। अब मैं जा रहा हूं जैनेंद्र आपके पास। जैनेंद्र, जरा इस बयान के बाद आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, मेरी प्रतिक्रिया यही है कि जब भी चुनाव आते हैं तो मोहन भागवत जी आजकल मुसलमानों को ज्यादा मेहरबान हो रहे हैं और उनका बयान राजनीतिक बयान है, क्योंकि जब असम और बंगाल में चुनाव होते हैं तो आप देखते हैं कि वो मुस्लिमों को दोषी ठहराते हैं कि आपकी जनसंख्या बढ़ गई और ये मुस्लिम राष्ट्र बना देंगे, ये कह देंगे, वो कह देंगे। दूसरी चीज ये कि जब यहाँ पे आते हैं उत्तर प्रदेश में तो वो बयान देते हैं कि मुस्लिम हमारे भाई हैं, सबका डीएनए एक है। ऐसा इसलिए कि असम और बंगाल में ध्रुवीकरण करना चाह रहे थे,
यहाँ ध्रुवीकरण तो पहले से ही है, लेकिन अब जो जाट समुदाय और ब्राह्मण समुदाय इनसे नाराज हो चुका है और किसान नाराज हो चुके हैं, तो ये वोटों को फिर अपनी तरफ खींचने के लिए मुस्लिमों के प्रति बयान दे रहे हैं। ये वही मोहन भागवत जी हैं जो जनसंख्या वृद्धि दर मुस्लिमों की कम हो रही है, हिंदुओं की भी कम हो रही है। पूरे देश में जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या और जनसंख्या वृद्धि दर में अंतर समझिएगा। तो जनसंख्या वृद्धि दर कम हो रही है, उसके बाद भी इस तरह के बयान देते हैं। ये वही संघ है जहां पे आरएसएस के मोहन भागवत जी, गुरु गोलवलकर जब थे तो उन्होंने अपनी किताब में वी द नेशन में लिखा था कि मुसलमानों मतलब रक्त शुद्धि का उन्होंने बयान दिया था और रक्त शुद्धि से उनका अभिप्राय था मुसलमानों को खत्म करना। ये वही आरएसएस संगठन है जहां पे बयान दिया जाता है कि हम मतलब अगर मुसलमानों को इस देश में रहना है तो सारे उनको मौलिक अधिकार छोड़ने होंगे और हिंदू सत्ता के अधीन रहना होगा। यहाँ पे मैं जो सावरकर हैं उनका भी जोड़ देता हूं कि 1923 में उन्होंने अपनी किताब हिंदुत्व में मुसलमानों के लिए अलग से स्पेशल लिखा था और उनको माफीनामा और जो उनको पेंशन मिली थी वो भी इसी शर्त पर मिली थी कि उन्हें आगे से मुसलमानों का, कांग्रेस का और एक राष्ट्र का विरोध करना होगा, तभी उनको माफी मिली थी इन्हीं 3 शर्तों पे और इसी की वजह से उन्होंने उनकी पेंशन बंधी थी। तो मैं ये कहना चाहूंगा ये केवल एक राजनीतिक बयान है, यहाँ पे इस चीज को समझना होगा, वोटों के लिए ये किया जा रहा है। नहीं ठीक तो है, आपने जो बातें कही हैं इन्हीं बातों को लेकर मैं जाऊंगा गौरव के पास, क्योंकि गौरव भी ये कह रहे थे कि ये चुनावी बयान नहीं है। अगर चुनावी बयान नहीं है तो जो आप कह रहे हैं फिर वो उनको काउंटर वो करवाएंगे, लेकिन उससे पहले संतोष दुबे के पास चलते हैं। संतोष, आम आदमी पार्टी चुनावों में मुद्दों को लेकर जा रही है, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और ऐसे में रोजगार, और ऐसे में हिंदू मुस्लिम की जब बात होती है, क्योंकि ये दुर्भाग्य भी है उत्तर प्रदेश का कि यहाँ पर चुनावों में क्षेत्रीय, जातीय, धर्म, हिंदू मुस्लिम ये बहुत फैक्टर्स मायने करते हैं और तमाम पार्टियां, इसीलिए बड़ी बड़ी पार्टियां इस तरीके की बयानबाजी करती हैं। आम आदमी पार्टी के ऐसे बयानों पर, ऐसे समीकरणों पर क्या रोक है? संतोष जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है मुझ तक, मैं चाहूंगा जरा अनम्यूट करें वहां से आप। हेलो जी, आपके पास आ रही है, बताइए। हाँ, देखिए जी, जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, आम आदमी पार्टी हमेशा विकास के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ती है। हम हमेशा बात करते हैं स्वास्थ्य की, शिक्षा की, सड़क की, रोजगार की, इन मुद्दों को लेकर, बिजली की, इन मुद्दों को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। और हर चुनाव में जहां तक हमने देखा दिल्ली से लेकर जहां भी हम चुनाव लड़े, हमारा एक ही मुद्दा रहा, विकास। ना हम जात की बात करते हैं, ना धर्म की बात करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जो दल हैं यहाँ पे, जो विपक्षी दल हैं, उनका एक ही मुद्दा है, कोई मुस्लिम की बात करेगा, कोई हिंदू की बात करेगा। और ये चुनाव आते आते ये पूरी तरीके से हिंदू मुस्लिम शुरू कर देते हैं, क्योंकि इनका वोट बैंक वही है। अभी तक जिस तरीके से मोहन भागवत कह रहे हैं हमारा डीएनए एक है, बिल्कुल डीएनए मैं मानता हूं कि ये सद्बुद्धि आपको आज क्यों आई? ये सद्बुद्धि पहले भी आनी चाहिए थी। 50 सालों से आप तो यही सिखा रहे हैं कि मुस्लिम हमारा विरोधी है, मुस्लिम देशद्रोही है, मुस्लिमों के साथ हमको नहीं रहना चाहिए, मुस्लिमों के खिलाफ हमको खड़ा होना चाहिए। आज ये सद्बुद्धि अगर आई है तो कहीं ना कहीं इसके राजनीतिक मायने हैं, कहीं ना कहीं राजनीति करना चाहते हैं आप। आज फिर आप मुसलमानों को, अभी तक आपने हिंदुओं को ठगा, अब मुसलमानों को ठगने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरीके का जो बयान है निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए। ऐसे बयान नहीं होने चाहिए, ना ही इस तरीके की ध्रुवीकरण की राजनीति होनी चाहिए। अरे बात करिए ना विकास की, बात करिए ना कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हम स्वास्थ्य फ्री देंगे, हम शिक्षा फ्री देंगे, हम अच्छी सड़कें देंगे। इस मुद्दे पर बात करना चाहिए मोहन भागवत को। इस मुद्दे पे बात नहीं करना चाहिए कि हमारा और हिंदुओं का और मुसलमानों का डीएनए एक है। ये बिल्कुल गलत बात है और गलत दिशा में ले जाने, प्रदेश को ले जाने की बात है। ठीक है, अब गौरव भाई जरा जवाब दीजिए इन दोनों ही बातों का, जो दोनों ही आरोप आप पर लगे कि चुनावों के दौरान कर रहे हैं। अब तक तो मुसलमानों को आप बांटते रहे और अब मुसलमानों को आप अपना बता रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, सबसे पहले तो हम आम आदमी आपके पास संतोष दुबे जी का जवाब देंगे। संतोष दुबे जी का जवाब दे दें। ये आम आदमी पार्टी के लोग हैं, इनका नेता हिंदू मुस्लिम दंगे कराता है, वो जेलों में बंद है।
और अंकुर शर्मा की हत्या में जेलों में बंद है। तो दंगों का तो सर्टिफिकेट लाइसेंस अरे भाई, आम आदमी दंगे- पार्टी को मिला हुआ है, दंगे कराने इसलिए का काम तो इसलिए भारतीय जनता की पार्टी जिम्मेदारी शांत रहिए। है। आप बोले तो मैं नहीं बोल रहा ये था, आप जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी अभी आप करते हैं। शांत रहिए। आप बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था ना। दंगा अब आप कराने का सुनिए। काम तो अब आप सुनिए। दंगाई हो। सुन आप लीजिए, नहीं दंगाई सुन हो। लीजिए, सुन लीजिए, दंगाइयों का तब काम आप तो बोल आप ही लीजिए, करते हैं। आप वही बोल लीजिए, आप वही बोल लीजिए, मैं चुप रहता हूँ। नहीं, आप बोलिए। नहीं, आप बोल लीजिए दंगा भाई। कराने का काम आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था ना। आप बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था संतोष ना। जी, आप सुन यही लीजिए दंगा, ना। दंगा इसी को कहते हैं। आपने पर्याप्त दंगा बोला, इसी को उन्होंने नहीं कहते हैं बोला, कि उनकी बात दूसरे के ठीक है। अधिकारों का हनन कि करना। आप जो दूसरे है के अब आप अधिकारों सुनिए, का हनन संतोष करना, सुनिए। दूसरे संतोष, के जवाब लेना भी मर्यादाओं को जरूरी है ना। तोड़ना। किसानों- जवाब लेना भी किसानों जरूरी है ना, आपको उनको पूरा उनका हक है। आप गाड़ी वो चला वो दोगे, अपनी बात पूरी कर रहे हैं, हत्या उसके बाद करा आप दोगे बोलिएगा। किसानों की, दंगा कराते हो। अरे आप नहीं है आपका नेता जेल में, नहीं है हिंदू मुस्लिम का दंगा कराने के आरोप में अंदर। अंकुर शर्मा के हत्याकांड में नहीं आया था क्या नाम? गलत क्या किया उन्होंने? अब आप सुनिए, गौरव बोलिए। इनके तो बहुत सारे नेता जेल में हैं। अरे उनके बहुत सारे हैं, तो आपको आपके नेताओं को शांत क्लीन चिट मिल जाती है ना। जैनब जी की भी बात का जवाब देता हूं। आप लगाइएगा, उनके नेताओं का भी नाम ले लीजिएगा, रोकेंगे नहीं हम आपको। ऊपर से खुद उसने अपने वापस ठीक लिए। है, ठीक है, गौरव। ऐसा इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि दंगा कराने वाला मुख्यमंत्री है, जिसको ठीक है संतोष, मैं आऊंगा। गौरव बोलिए। देखिए, रघुवंशी जी अभी आसाम के मुख्यमंत्री ने इंडिया कॉन्क्लेव में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में लगभग 7.5 लाख आवास आसाम को अलॉट हुए, जिसमें से 4.25 लाख आवास जो है वो मुस्लिम बंधुओं को गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के जो काम करने का तरीका है वो सबका साथ और सबके विकास का है। सरकार की योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव किए सभी जाति सभी धर्म को मिले, वो सुनिश्चित करना हमारा काम है। लेकिन धर्म के आधार पर जो तुष्टीकरण की राजनीति 70 वर्ष से इस देश में होती चली आई है, और जिसके कारण आज 7.5 लाख अगर आवास जा रहे हैं तो 50% से ज्यादा सिर्फ एक समुदाय को जा रहे हैं। इसका मतलब है कि वो समुदाय पिछले 70 वर्ष से पिछड़ा हुआ रह गया था। उसका जिम्मेदार कौन है? वही हुक्मरान है जिन्होंने 70 वर्ष से शासन किया था, और उनकी इसी तुष्टीकरण के साथ राजनीति के कारण आज गुर्बत में अगर वो समाज है तो उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार उनकी यही तुष्टीकरण की राजनीति है। उसको खत्म करने की बात है, उसको समाप्त करने की बात है, और उसको समाप्त करने में अगर सबसे बड़ा अहम योगदान अगर कोई विचारधारा निभा सकती है तो वो राष्ट्र की चेतना है, राष्ट्रवाद है। राष्ट्र के साथ जुड़कर प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को चाहे डीएनए के रूप में एक समझे, चाहे देशवासी के रूप में एक समझे, उसको आगे ले जाना हमारी जिम्मेदारी है। दुनिया में दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला ये देश है जहां पे मुस्लिम रहते हैं, बिना भेदभाव के रहते हैं। लेकिन ये लोग बार बार, आज देखिए उत्तर प्रदेश में एक दंगा, हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हुआ है, जहां 7,000 से ज्यादा दंगे हुए थे। छोटे बड़े दंगे मिला दे अगर तो पिछली सरकार में 7,000 से ज्यादा दंगे हुए थे। एक दंगा नहीं हुआ। ये होता है सुचिता का सरकार देना, सुचिता का वातावरण पैदा करना। भारतीय जनता पार्टी का प्रमाण आंख के सामने है, इसलिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। अब आपके इस बात पर जैनेंद्र साहब हंस रहे थे। जैनेंद्र बताइए क्यों हंस रहे हैं आप? मैं इस वजह से हंस रहा था कि ये जो मुख्यमंत्री जी बोल देते हैं उसी को दोहरा देते हैं, लेकिन वेरीफाई नहीं करते हैं। उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद से हर साल दंगे हो रहे हैं, और 2020-21 की डेटा है वो नहीं दिया है। 2017-18 में 7,500-8 हजार के आसपास दोनों साल दंगे हुए, मतलब 7-7 हजार से ज्यादा दंगे हुए, और 2019 में जाके वो दंगे 5,500 हुए। अब इनके पास ये कहेंगे डेटा नहीं है, तो मैं इनको तारीख और वो भी बता देता हूं कि दंगों की संख्या कैसे बढ़ रही थी उत्तर प्रदेश में। ये देखिए, मैं दिखाता हूं, ये दंगों की संख्या है, ठीक है, ये बढ़ती जा रही है। केवल 2019 में जाके कम हुई है, और वो भी कम कितनी हुई है? केवल 2,500 दंगे कम हुए हैं, 5,500 दंगे 2019 में भी हुए हैं। और दूसरी चीज इन्होंने जो बताई थी कि प्रदेश की जनता को पता नहीं, ये बिल्कुल प्रदेश की जनता को पता है, लेकिन आप जो गा रहे हैं वो गलत है तथ्यात्मक रूप से। दूसरी चीज, आप जो बता रहे थे कि हमने आसाम में ये किया, बंगाल में ये किया, तो मैं आपको बता दूं, आसाम में तो आपने मदरसे भी बंद कर दिए थे। आपको याद होगा 2000 चुनावों से पहले ध्रुवीकरण के लिए आपने मदरसे तक बंद कर दिए थे। आपको ये भी याद होना चाहिए कि उन्हें अत्याधुनिक भी किया गया है। नहीं, जब बंदी हो गए अत्याधुनिक कहां से होंगे? अप्लाई किया गया है। नहीं, आप बताइए मुझे, जो बंद हो गया वो अत्याधुनिक कैसे हो जाएगा? बंद नहीं हुए हैं, बंद नहीं हुए, उन्हें अत्याधुनिक किया गया है। उसमें सीबीएसई के कोर्सेज चलाए गए हैं, उसमें आधुनिक शिक्षा का इम्प्लीमेंटेशन। हेमंत विश्व शर्मा ने बंद करवाया। पूरी जानकारी बोलिए पहले। गलत आपको नहीं पता है, भ्रमात्मक सूचनाएं मत प्रेषित करिए। मैं अभी आपको और बताता हूं कि
उत्तर प्रदेश सरकार या आपकी केंद्र सरकार में कितने एमपी और एमएलए मुस्लिम हैं, कितना मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल में है? अवैध आप ओबीसी अवैध मदरसों को बंद किया गया था, अवैध मदरसों को बंद किया गया था आपने, और जो सरकारी मदरसे थे उनका मॉडर्नाइजेशन भी किया गया है, ये भी बना रहे हैं और उनके सम्मेलन करवाए जा रहे हैं। 3-3 महीने बाद केंद्र में कब मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था, उसमें आपने कहा कि हमने इतने 7 मंत्री बनाए उत्तर प्रदेश से इस जाति के, लेकिन आपने मुसलमानों के क्यों नहीं बनाए थे उस समय? उत्तर प्रदेश में अभी मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, उसमें आपने क्यों नहीं बनाए? कितना प्रतिनिधित्व दीजिए और आज की डेट में आप मुझे बता दीजिए उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में कितने मुस्लिम मंत्री हैं, मुझे बताइए, जवाब दीजिए। यही तो मोहन भागवत कह रहे हैं ना कि आप हिंदू मुस्लिम हमारे सरकार में मुस्लिम मंत्री भी है। नहीं, मैं केवल नहीं, तुषार भाई मेरी बात को समझिए, का काम जो होता है, मेरी बात को समझिए। आप शिक्षा नहीं देंगे, आप रोजगार नहीं देंगे, आप विकास की बात नहीं करेंगे, आप डीएनए की बात करने लगते हैं। आप हिंदू मुस्लिम एकता तो है ही समाज में, कहां एकता नहीं है पूरे भारत में? पिछले 200 साल का इतिहास मुझे बता दीजिए। 1857 से लेकर 1947 तक पता नहीं कितने मुस्लिम शहीद हुए, हिंदू शहीद हुए, सिख शहीद हुए हमारे देश की आजादी के लिए, लेकिन इसमें हिंदू मुसलमान करने वाला कौन है? अभी जब नहीं, बंटवारा क्यों हुआ था? अभी जब देश का बंटवारा क्यों हुआ था? इतिहास पूरा पढ़ करके बोलिए तुलसी जी, देश का बंटवारा किस आधार पर हुआ था? ये ध्रुवीकरण कौन करता है पूरे देश में? कौन सी पार्टी का किस आधार पर देश का बंटवारा हुआ? पहचान चुका है ये ध्रुवीकरण। 1939 में हिंदू प्रोविंशियल इलेक्शन हुए थे के नाम पे हो, और उसमें मुस्लिम लीग को सिर्फ 4% वोट मिले थे, और वही जब दूसरा प्रोविंशियल इलेक्शन होता है तो 96% वोट मुस्लिम लीग पाती है। किस आधार पर देश का बंटवारा हुआ था? आइएगा, मैं बता देता हूँ। मैंने पढ़ा हुआ है, चुनाव हुए थे 1940 में, आप केवल 15% जो पढ़े लिखे मुस्लिमों, जो झूठे इतिहास बता रहे हैं उस इतिहास को नहीं पढ़ा है। देने का अधिकार था, सभी मुस्लिमों को वोट देने का अधिकार नहीं था। देश का बंटवारा किस आधार पर हुआ? चुनाव केवल एक शब्द का जवाब, एक प्रश्न का जवाब दीजिए। देश का बंटवारा होगा, इसके पक्ष में वोट दिया जाए या नहीं, विषय क्या थे? विषय क्या थे? हुआ था कि आपको कौन सी पार्टी को जिताना है, किसकी सरकार चाहिए। का वोट परसेंटेज क्यों बढ़ गया था, ये बताइए, क्यों बढ़ गया? 4 से 96% कैसे हो गया, ये बताइए। और देश का बंटवारा क्यों हुआ, वो विषय क्या था? देश के टुकड़े क्यों हुए, वो विषय क्या था? सावरकर ने 1923 में अपनी किताब हिंदुत्व में 2 राष्ट्र का प्रतिपादन किया था। 1937 में जब वो हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने थे तो उन्होंने अपने भाषण में खुले मंच से भीड़ के बीच में इस बात को दोहराया, और इस बीच में वो इसी के लिए काम करते रहे। 1940 में तो डायरेक्ट ने इस चीज को दोहराया और आप ही के राइट विंग के लेखक आसिम मजूमदार ने इस चीज को बताया जनता को। सोहरावर्दी ने जो करवाया था, डायरेक्ट एक्शन किसके आधार पर हुआ था? मिश्रा जी, या तो मेरी बात सुन लीजिए, किस आधार पर हुआ था? गा लीजिए 2014 के बाद का फेसबुक गलत इतिहास। 40 लाख लोग मार दिए गए, काट दिए गए बंटवारे के दौरान। मेरी बात सुन लीजिए, जब मेरा समय चल रहा है, या फिर अपना बोल लीजिए। चाहते हैं? नहीं, आप तो बोल ही रहे हैं, आपको मैं कहां रोक रहा हूं, लेकिन अगर आप झूठ बोलेंगे समय तो मेरा चल रहा है। नहीं, समय तो सबका चल रहा है। आपके ये ओपनिंग कमेंट नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं तो उसका प्रतिकार करेंगे। तब आपको बुरा लगा, लेकिन आप मेरे बीच में बोलते जा रहे हैं। नहीं, बोलिए ना, तो गलत मत बोलिए, सही बोलिए। चलिए कोई बात नहीं, आपके बीच ठीक में है, क्या बोल रहे हैं? पर्याप्त समय सबको मिल रहा है, कोई समस्या की बात नहीं है इसमें, पर्याप्त समय सबको है। जैनेंद्र साहब भी बोलेंगे, गौरव जी भी बोलेंगे। मैं यही बताना चाह रहा हूं जनता को, जब आप पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो बोल रहे थे इनके बीच में, तो इन्हें बुरा लगा, लेकिन जब मैं बोल रहा हूं, आपने मुझे समय दिया, तो ये बीच में बोल रहे हैं, कंटिन्यूअस बोले जा रहे हैं। मैं यही बताना चाह रहा हूं कि 1940 में जो चुनाव हुए थे वो सरकार बनाने को हुए थे, और उस समय तक मैं बता देता हूं, हिंदू महासभा की जो सरकार थी वो मुस्लिम लीग के साथ पंजाब, सिंध और नॉर्थ वेस्ट फ्रंट में चल रही थी। और जो चुनाव हुए थे वो इस वजह से हुए थे कि सरकार किसकी चाहिए, ना कि देश विभाजन के मुद्दे पर चुनाव हुए थे। 1946 में जो एक और झूठ फैलाया जा रहा है, मैं वो भी बता देता हूं लगे हाथ, कि 1946 में नेहरू जी के लिए वोटिंग हुई और ये हुआ वो हुआ। मैं इनको बता दूं कि जो एआईसीसी की जो कमेटी थी, वो जो 15 वोट की बात की जाती है, वो केवल नाम का समर्थन करने के लिए थी, ना कि चुनावों के लिए थी। उससे पहले 1947 में सुभाष चंद्र बोस के लिए वोटिंग हुई थी, तो 3000 एआईसीसी के लोगों ने वोटिंग की थी, और इतनी ही बाद में भी की गई।
और जब ये चुनाव हुए थे, चाहे कांग्रेस के अंदर के जो चुनाव हो, चाहे वो देश के चुनाव हो, उन दोनों चुनावों तक ये कंफर्म नहीं था कि देश का विभाजन किया जाएगा। ये चुनाव मई, जून, जुलाई के बीच में हुए थे, तीनों अलग अलग चुनाव, और अगस्त के लास्ट में ये प्रस्ताव आया कि अंग्रेजों की तरफ से कि हम देश का विभाजन करने जा रहे हैं। ठीक है। रोहित अग्रवाल आरएलडी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं आईटी सेल वाला। ठीक है, रोहित जी हमारे साथ जुड़ गए। रोहित जी स्वागत आपका, आप काफी देरी से जुड़े। मोहन भागवत का एक बयान है जिसमें वो कह रहे हैं कि किसी का धर्म कुछ भी नहीं होता, देश के अंदर कोई अल्पसंख्यक नहीं है, सबकी पहचान भारतीय संस्कृति है। पहली प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस मिलके देश की जो हिंदू जमनी तहजीब है उसको खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 सालों में कुछ नहीं किया है, और जब से 2014 में इनकी सरकार बनी है तब से ध्रुवीकरण की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। आज अगर इनको चुनाव में जाना है, उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है, अगले 5 राज्यों में चुनाव है 2022 में, उसके मद्देनजर इनको सिर्फ ये पता है कि अगर ये विकास की बात करेंगे या अगर ये बात करेंगे अपने कामों की, तो ये बुरी तरीके से हारेंगे। अब इनके पास सिर्फ एक ही मुद्दा बचता है, वोट पोलराइजेशन का, जिसके लिए ये सिर्फ और सिर्फ इधर उधर की बातें करके जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। आज युवा बेरोजगार है, महंगाई से लोग कहरा रहे हैं। जो खुद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे, क्या मुझे बता दें, डीजल डलवाते समय क्या इनके मुंह पे मुस्कान आती है? तो मतलब ऐसी स्थिति में मतलब भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहती है, हिंदू मुसलमान धर्म के नाम पे बांटना चाहती है लोगों को, क्योंकि इनको पता है कि जब तक ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करेंगे तब तक इनको कोई एक भी सीट नहीं मिलने वाली है। आज जनता समझ चुकी है, ये झूठे विकास का ढंडोरा लेके पीटते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, और इनके विकास की पोल खुल चुकी है जब, तब ये अपनी जितने भी इनके संगठन है, सारे संगठनों को इन्होंने इसी काम में लगा दिया है कि आप किस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति करें, किस तरीके से वोट का पोलराइजेशन करें, किस तरीके से आप हिंदू मुसलमान करें, हिंदुस्तान पाकिस्तान करें। सर बीजेपी ही क्या, अभी कुछ दिन पहले ही 3 से 4 दिन पहले हमने डिबेट भी की थी, असदुद्दीन ओवैसी ने भी तो यही कहा था कि देखिए मुसलमानों का कोई नेता नहीं है उत्तर प्रदेश में, इसलिए मुसलमानों के ऊपर कार्रवाई होती है, मुसलमान अपराधियों को पकड़ा जाता है, मुसलमानों को ही मारा जाता है, मुसलमानों की संपत्तियों पर ही कार्रवाई की जाती है। तुषार जी देखिए, मैंने आपको अभी इनिशियली स्टार्टिंग में ही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी संगठन, मतलब ठीक है ना, तो ये ओवैसी साहब इस समय किस तरीके से काम कर रहे हैं ये हम सबको पता है। ठीक है गौरव जी, यहाँ पे ये बात करेंगे कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर गठबंधन किया है क्या एमआईएम के साथ? हाँ, अब तो जनता के सामने आ चुका है ये जो गठबंधन है, जो आधिकारिक बयान तो भी चाहिए, जब अप्रत्यक्ष नहीं रहा, अब जनता समझ चुकी है कि ये कौन है, ये ओवैसी साहब कौन है, ये जनता समझ चुकी है। इनसे तेलंगाना संभाला नहीं जाता है ना, ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है बात करना चाहते हैं। और गौरव जी, क्या बी पार्टी है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी? पहले आम आदमी पार्टी को भी कहा जाता था, पहले आम आदमी पार्टी को भी कहा जाता था बी पार्टी है। साथ पद दे देंगे भारतीय जनता पार्टी के अंदर, उनको बड़े बड़े पद से सुशोभित कर दिया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो ये चाहती है कि किसी भी तरीके से यहाँ पे हिंदू मुसलमान, शमशान कब्रिस्तान, और चलिए जवाब ले लेते हैं इस पर। आपने ओवैसी की बात करके बी पार्टी होने का आरोप लगाया है, तो एक बार जवाब ले लेते हैं। गौरव जी बताइए। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये बी पार्टी फैसला है और भारतीय जनता पार्टी का ही संगठन है। ठीक है, बोलो जी, बोलिए। देखिए, उत्तर प्रदेश और बिहार की विडंबना है, जितने छोटे दल हैं ये किसी न किसी रूप में एम का समर्थन चाहते हैं। कहीं MY पैक्ट चलता है, मुस्लिम यादव पैक्ट चलता है, तो कभी M जाट का प्रयोग किया जाता है, और वहीं सुभाषपा के यहाँ पर नेता बैठे हुए हैं जो गाजी का जो जिसने वध किया था, जो जिन्हें अपना ये सुहेल देव को आदर्श मानते हैं, उनके विचारों के खिलाफ जाकर के ये भी वोट की राजनीति में वहां जाकर गिरे हुए दिखाई देते हैं। तो जब इनको अपने वोट बैंक में खतरा दिखाई देगा किसी से, चाहे वो ओवैसी ही क्यों ना हो, तो उसको भारतीय जनता पार्टी के साथ चिपकाने का झूठा प्रयास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के विकास का मंत्र यदि 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को, 14 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि देता है, तो ऐसा विकास, ऐसा राज इस देश को सुभाता है। जब उत्तर प्रदेश में 42 लाख, रोहित जी पहले सुन लेते हैं, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा दोबारा। प्रधानमंत्री आवास योजना, रोहित जी मैं आ जाऊंगा आपके पास दोबारा से। जब 42 लाख लोगों को घर मिलता है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, तो ये राजनीति अच्छी है इस देश के लिए।
जब 11 करोड़ लोगों को शौचालय मिलता है तो ये राजनीति अच्छी है इस देश के लिए। और इसमें अगर ये लखीमपुर में किसानों को कुचल दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी के सांसद के बेटे द्वारा, ये इनकी सद्बुद्धि है, क्या ये इनकी सद्बुद्धि है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद के बेटे द्वारा किसानों को कुचल दिया जाता है लखीमपुर के अंदर, तो ये राजनीति कैसी है? 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर से कौन से किसान आए थे? वो राजनीति कैसी है, ये भी जवाब दीजिए। वो तलवार लेकर के भिंडर वाले का नारा जब महिला की आबरू जब महिला की आबरू भारतीय जनता पार्टी के विधायकों द्वारा लूट ली जाती है, वो राजनीति कैसी है? शर्म आनी चाहिए आपको। आज महिला सुरक्षित है, किसानों को कुचला जा रहा है। वोट चाहिए आपको और 4 ब्राह्मण वहां मारे गए, ब्राह्मणों को ठेकेदार का आप ही बने थे और ब्राह्मणों को फर्जी एनकाउंटर में मरवाने का काम किया आपने। कि मंत्री का बेटा जेल ब्राह्मणों के ऊपर कितना अत्याचार हुआ है इसकी गिनती करवाऊं क्या मैं आपको? की सरकारों में उत्तर प्रदेश के अंदर कोई जिला नहीं बचा जहाँ पे ब्राह्मणों का अपमान न किया गया हो। ब्राह्मणों की सफाई मत दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ब्राह्मणों की बात करने का चलिए मैं आपको दोनों को ही रोकूंगा यहाँ पर, 19 ठीक में है? बनती है, गौरव जी मैं आता हूँ आपके पास, और फिर 2022 में भी बनेगी। जनेंद्र मैं आऊंगा, पहले संतोष के पास जाता हूँ। ठीक है, आप दिवा स्वप्न देखते रहिए, आपको मुबारक, आप दिवा स्वप्न देखते रहिए। ठीक है संतोष जी बोलिए, काफी देर से शांत बैठे हैं, सुन रहे हैं आप। नहीं, बहुत देर से मैं सुन रहा हूँ। गौरव मिश्रा जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें, मैं इनसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ। अभी कह रहे थे दंगा नहीं हो रहा उत्तर प्रदेश में। अरे भाई, जब दंगाई ही सरकार चलाएंगे तो दंगा कैसे होगा? आप तो सरकार से जब बाहर रहते हो चलिए फिर भी बेहतर है ना, प्रदेश में दंगे तो नहीं हो रहा है। कौन सरकार चला रहा है कौन नहीं, लेकिन प्रदेश की तस्वीर तो दंगा मुक्त है, तो आप ये तो एग्री कर ही रहे हैं। अरे भाई, किसानों को रौदने का काम आपने किया, ब्राह्मणों की हत्या लगातार आप कर रहे हैं, किसानों को रौदने का काम किया, किसान बैठा हुआ है। लेकिन ये चीज इनको नहीं दिखाई देती। इनको सिर्फ ये दिखाई देता है हिंदू मुसलमान। जब इनसे विकास की दंगा बात करो नहीं कह सकते रोहित जी, राकेश टिकैत ने कहा वो क्रिया पर प्रतिक्रिया थी। जब इनसे बात करो कि 300 यूनिट बिजली किसानों को फ्री दी जाएगी, लोगों को फ्री दी जाएगी, तो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। तो ये बार-बार हिंदू मुसलमान की बात करके सिर्फ हिंदुत्व की ध्रुवी खड़ा करने का काम कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है, उत्तर प्रदेश की जनता इनको समझ चुकी है। जनता तोड़ने का काम करेगी, जनता आपको दिखा देगी कि यह अहंकारी सरकार नहीं चलेगी। आप क्रिया की आप भी देख लीजिए, आप भी देखिएगा ना भाई, ज्यादा दूर तो नहीं रह गया है। चुनाव तो चलने का काम करेगी किसानों को, रह गए 5 अरे आप तो किसानों की ठेकेदारी लेंगे, किसानों की ठेकेदारी दलाल ठेकेदार कोई नहीं है। दलाल किसानों की ठेकेदारी लेंगे, किसानों के खेतों में काम कर रहे हैं, किसान होंगे नहीं तो दादा किसान होंगे, किसानों को कुचलने का काम नहीं कर सकते। आप किसानों को दबाने का कुचलने का काम नहीं कर सकते। आप बात कर रहे हैं। हमारा देश जो है, लोगों की सरकार थी ना, रामाला में गोली चलवाया था किसानों के ऊपर। थोड़ा सा संवेदनशील होइए, किसानों को कुचलने से काम नहीं चलेगा। थी मध्य प्रदेश में, इसलिए आप किसानों की हितैषी बनने का ठीक है, जयनंद के पास जाता हूं मैं। ठीक है, हाथ में गृह की व्यवस्था की जिम्मेदारी हो, उसी का बेटा किसानों को कुचलने का काम कर रहा है और अभी तक वो पद के ऊपर बना हुआ है, कैसे न्याय होगा? गौरव जी वैसे ये मुद्दा और ये सवाल ऐसे हैं जो आपको चुनावों के वक्त तक लगातार झेलते रहने होंगे, इसकी आदत बना लीजिए। नहीं बिल्कुल, ये कोई मुद्दा ही नहीं है, ये मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा तो है, मुद्दा तो है, मुद्दा छोटा नहीं है। गृह राज्य मंत्री, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा आरोपी है एक ऐसे मामले में जिसमें किसानों को कुचलने का मामला है। मुद्दा तो है, जनता ही आपसे जवाब पूछनी चाहिए। बस आप ये दुआ कीजिए कि उसमें माइजत बरी हो जाए वो जल्द से जल्द, चुनावों से पहले ही, तब तो आपके पास फिर भी जवाब होगा। ठीक है जनेंद्र बोलिए। मुद्दे तो एमवाई कॉन्सेप्ट है, मुद्दे ये कहाँ है? ठीक है रोहित जी, अब जनेंद्र के पास चलते हैं, आपका थोड़ा आपको और बल मिल जाएगा, वो भी विपक्ष में है। बोलिए ठीक है रोहित जी, सुनिए ना, दूसरों को भी मौका दीजिए। शुभकामनाएं हाशिए पर रहने के लिए, देश तरक्की कर रहा है, का विभाजन फिर से करना चाहते हैं, हाशिए पर रहने से देश तरक्की कर रहा है। ठीक है जनेंद्र बोलिए। ठीक है ठीक है रोहित गौरव, ठीक है रोहित जी, गौरव जी। तुषार भाई, मैं यहाँ तक कुछ चीजें क्लियर कर दूं जो हमारे जो गौरव भाई बता रहे थे। गौरव भाई बड़े मतलब हमारे बड़े भाई के समान है, लेकिन बहुत सारी चीजें इन्हें याद नहीं रहती होंगी या फिर भूल जाते होंगे, क्योंकि जब इन्होंने दंगों की बात बताई, मैंने बताया कि इतने दंगे हुए,
मैं इनको और बता दूं कुछ जानकारी के लिए कि दिल्ली में जब दंगे हुए थे तो उसमें जो भड़काऊ भाषण दे रहे थे उनसे पूछताछ तक नहीं हुई, एफआईआर तो बहुत दूर की बात है। जहां नहीं, पे पार्टी के नेता थे, 2013 में क्यों पूछताछ होगी? हाँ 2013 में जो भाजपा के लोग दंगे में शामिल थे या भड़काऊ भाषण देने का जिनके ऊपर आरोप था, उन लोगों के 77 मुकदमे वापस ले लिए हैं। दूसरी चीज इन्होंने कही किसान सम्मान निधि। मैं इनको बता दूं कि किसान सम्मान निधि की पहली जो धनराशि थी वो 10,52,00,000 लोगों के खाते में गई थी। उसके बाद रिकवरी भी शुरू हो गई थी और ये घटते घटते छठी किस्त तक 3,84,00,000 किसान रह गए थे। और जब किसान धरने पर बैठा, मैं एग्जैक्ट डेट भी बता देता हूं, फरवरी 2019 में पहली किस्त गई थी और 1 अगस्त 2020 को छठी किस्त गई थी। लेकिन जो 7वीं किस्त दिसंबर 2020 में गई थी, यानी कि किसानों का आंदोलन शुरू होने के बाद पहली जो किस्त गई थी वो फिर से 9 करोड़ 9.5 करोड़ लोगों के खाते में भेजी गई और जब से वो 9 करोड़ लोगों के खाते में जा रही है। लेकिन इसमें मैं एक और चीज जोड़ देता हूं कि बहुत से किसानों, हजारों लाखों किसानों की रिकवरी चालू हो गई है और उनके खिलाफ एफआईआर लिखी जा रही है, सम्मन भेजा जा रहा है। तीसरी चीज इन्होंने कहा कि आवास योजना, मैं बता दूं 2014 में सरकार बनने के बाद 2,67,00,000 घर देने का इनका वादा था, जिसमें से 2022 आ चुकी है और अभी तक केवल 45 लाख घर दे पाए हैं। जबकि पिछली सरकार ने 10 साल जो अपना 5 साल का कार्यकाल था उसमें 1,28,00,000 घर दिए थे 5 साल के अंदर। तो ये मैं बताना चाह रहा हूं कि अब इनके पास मुद्दा क्या बचा है? विकास मुद्दा नहीं है, क्योंकि इनकी सारी योजनाएं, मैं एक एक योजना आपको बता सकता हूं, चाहे उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो या मुख्यमंत्री आवास योजना हो या किसान सम्मान निधि हो। किसान सम्मान निधि का पैसा कहां से आता है? 10 करोड़ किसानों को साल में, अगर मैं मान लेता हूं पिछले जो 6 महीने 8 महीने से दे रहे हैं, 10 करोड़ किसानों को 6,000 रुपया देना है, 60 करोड़ रुपया हो गया। लेकिन ये आ कहां से रहा है? यूरिया की पिछले साल सब्सिडी जानी थी 97,000 करोड़ रुपया, वहां से सरकार ने कहा कि हम केवल 55,000 या 54,000 करोड़ रुपया देंगे, बाकी की जो यूरिया है वो बाजार से किसान खरीदेगा। यानी 45,000 करोड़ रुपया तो केवल इसी सब्सिडी से आ गया। 2014 से पहले पूरे भारत की आबादी को जितनी टोटल सब्सिडी मिलती थी उस सब्सिडी का 1/4 आज की डेट में मिल रहा है। 2014 से पहले जो देश की अर्थव्यवस्था में योगदान था, उद्योगपतियों का टैक्स और उद्योगपतियों का बाकी जो कमाई का टैक्स है उससे उसमें लगभग 40% था और आम जनता का 60%। वो आज की डेट में 25% उद्योगपति और 75% आम जनता का हो गया है। तो मैं इनकी योजनाएं विकास के नाम पे ये जीरो है। तो अब इनके पास क्या रह गया कि हिंदू मुसलमान कह लो, हिंदू किसान कह लो, मुसलमान किसान कह लो। पश्चिमी यूपी में अभी लखीमपुर में हुआ तो ये तो भाई सिख किसान हैं और किसान सिख खालिस्तानी होते हैं, ये कह लो। इनके मन में हमेशा से एक ही भावना रही है, किसी भी तरह ध्रुवीकरण कर दिया जाए। अगर कोई ध्रुवीकरण करने पे की बारी आती है तो ये अगड़ा पिछड़ा करते हैं। जहां पर पिछड़े होते हैं, अकेला मान लीजिए किसी इलाके में केवल पिछड़े ही पिछड़े हैं, तो ये पिछड़ा अमीर है, ये गरीब पिछड़ा है, तो अति पिछड़ा, महा पिछड़ा, ठीक है, ये सब ठीक है। हमारे साथ मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी जुड़ गए आला हजरत बरेली से। हमारे साथ शहाबुद्दीन जी जुड़ गए। शहाबुद्दीन जी, स्वागत आपका चर्चा में, काफी देर से जुड़े। यहां पर हम बात कर रहे हैं मोहन भागवत के एक बयान पर, जिसमें वो कह रहे हैं कि देश के अंदर कोई भी अल्पसंख्यक नहीं है, हिंदू मुस्लिम सबकी संस्कृति, सबकी पहचान भारतीय संस्कृति ही है। इसमें उन्होंने अशफाक उल्लाह खां का जिक्र किया, उन्होंने सर सैयद अहमद खान का जिक्र किया। उन्होंने कहा, उन सब ने यही कहा कि वो भले ही उनकी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन उनका धर्म, उनका देश, उनकी पहचान सिर्फ भारतीय संस्कृति है। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, हमें हिंदुस्तानी होने पर फख्र हासिल है और जहां तक जनाब मोहन भागवत साहब के बयान का ताल्लुक है तो वो तकरीबन 6 महीने से कुछ इस तरीके से सकारात्मक बयान दे रहे हैं, उनकी जी नीचे आ रही हैं, जिनको समाज में मुस्बत यानी पॉजिटिव नजरिए से देखा जा रहा है। तो ये अच्छी बात है, मगर इसी के साथ साथ में ज्यादा जरूरी यह है कि नफरत की सियासत का खात्मा किया जाए।
तभी गंगा जमनी कायम। और जब तक नफरत की सियासत का खात्मा नहीं होगा जी। उस वक्त तक ये तमाम चीजें अमन और शांति और आपसी प्यार मोहब्बत भाईचारगी कायम नहीं हो सकती है। मैं उनके बयान का इस्तकबाल करता हूं, मगर उसी के साथ साथ में मेरी उनसे गुजारिश है आपके चैनल के माध्यम से कि अगर वो गांधी बनना चाहते हैं तो जरूरी है कि वो जो गुलाम भारत के गांधी मिस्टर महात्मा गांधी थे, तो मोहन भागवत साहब आजाद भारत के गांधी बन सकते हैं। उसके लिए जरूरी होगा कि वो नफरत की सियासत का खात्मा करा दें। हिंदुस्तान में जो हिंदू मुस्लिम नफरत बढ़ रही है, इसके खात्मे कराने में, नफरत को वजूद का खात्मा कराने में अगर वो कामयाब हो जाते हैं तो वो आजाद भारत के गांधी होंगे। अच्छा मौलाना साहब, जब मोहन भागवत ये कहते हैं कि इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम सबका डीएनए एक है और सबकी पहचान मात्र एक है, भारतीय संस्कृति, कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, कोई अल्पसंख्यक नहीं, कोई बहुसंख्यक नहीं, तब आपका इस पर बयान क्या होता है? इस्लामी तारीख का मुताला अगर करें तो यह बात साबित हो जाती है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की आमद बहुत महदूद तादाद में हुई। चंद अफराद यहाँ पर आए थे और वो भी बिजनेस करने के आए थे, मगर उन्होंने यहाँ पर इस्लाम का प्रचार प्रसार किया, तबलीग की, उसके जरिए बहुत सारे लोग ने इस्लाम कबूल किया। ये बिल्कुल बात दुरुस्त है कि इतनी बड़ी तादाद में अरब से मुसलमान यहाँ नहीं आए, यहाँ पर दूसरे मजाहिब के लोग थे और उन्होंने इस्लाम को कबूल किया। ये इतिहास है और इतिहास को खुरच कर उसको झुटलाया नहीं जा सकता है। यानी कि आपका कहना है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग थे जिन्होंने समय समय पर धर्म परिवर्तन किया और जो भारतीय लोग ही थे वो ही मुस्लिम बनते चले गए, अरब से बहुत कम लोग आए थे। ठीक है, बहुत दुरुस्त बात की आपने। मोहन भागवत के कहीं ना कहीं उस बात का भी समर्थन किया कि एकता होनी चाहिए और एकता ही में ही अनेकता है। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ संतोष के पास, फिर मैं आऊंगा जनेंद्र और रोहित के पास। संतोष, आपका बयान। बहुत अच्छी बात है कि इस पूरे देश में एकता बनी, लेकिन एकता बनी कैसे? सबसे बड़ा सवाल इसी बात का है कि आपने देखा होगा कि अभी पिछले अगर इतिहास में आप चले जाइए 20 साल 25 साल पीछे, तो लगातार एक पार्टी सीधे सीधे अटैक कर रही थी मुसलमानों को। आज वो पार्टी सत्ता में है पूरे देश में, और पूरे देश में सत्ता में आने के बाद अब क्योंकि चुनाव के हिसाब से ये जहां जैसे बंगाल में चुनाव होगा तो ध्रुवीकरण करेंगे, अपने ही कार्यकर्ताओं की हत्या कराने में भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल रहे हैं, वहां इनके प्रचारक बहुत सारे मारे गए हैं। तो वहां पे जब बंगाल में चुनाव था अभी कुछ महीने पहले, तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से कार्यकर्ताओं की हत्या हुई और ये चिल्लाते थे कि मुसलमानों ने हत्या कर दी, बांग्लादेशियों ने हत्या कर दी। तो आज ये हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, आज कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान एकता होनी चाहिए। तो ये बंगाल में क्यों नहीं आपने चिल्लाया? ये आसाम में क्यों आप बात नहीं करते हो? ये जो है आप तेलंगाना में बात क्यों नहीं करते हो? ये बात क्यों सिर्फ उत्तर प्रदेश में होती है, बिहार में होती है? और जब आप चुनाव आ जाता है आप मतलब आप ये कह रहे हैं कि जहां चुनाव वहां ये बातें, उसके बाद सब भूल जाते हैं। गौरव, जरा पहले आप बयान दे दीजिए, इस पर जवाब दे दीजिए, उसके बाद जा रहा हूं। नियत और जो है इनका जो कथनी और करनी है ना, ठीक है संतोष, अब सुनिए। ठीक है, मैं आपका सवाल समझ गया, आई गॉट योर पॉइंट। गौरव, क्या जहां चुनाव वहां ही हिंदू मुस्लिम एकता की बात, वरना बंगाल हो तमाम जगह हो सब भूल जाते हैं? देखिए 2014 में पूर्ण बहुमत से इस देश की जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और उसके बाद लगातार कई चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतते आ रही है। और जिस बंगाल की ये बात कर रहे हैं, उस बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 3 सीट पर थी और 3 से 77 पर पहुंचती है और वहां की सबसे बड़ी विपक्षी दल के रूप में उभर करके आती है। और उस बंगाल में धर्म के आधार पर 70,000 हिंदू परिवारों को 70,000 हिंदू परिवारों को छोड़ करके अपने घरों से भागना पड़ा, जाना पड़ा। कभी ये ममता बनर्जी के खिलाफ आवाज उठाए, जो ममता बनर्जी कहती हैं खेला हो पे, और खुली धमकी देती हैं अपने बयानों में, चुनावों के दौरान धर्म के आधार पर वोट मांगती हैं, उसका कभी इन्होंने विरोध किया? मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ। दरअसल सच्चाई ये है कि पिछले 70 वर्षों से मुसलमानों के साथ तुष्टीकरण की राजनीति में उनको इतना नीचे गिरा दिया
इतना पीछे कर दिया कि वो विकास की दौड़ में खड़े होने लायक ही नहीं बचे। राष्ट्रवाद और देश की संस्कृति के साथ जुड़ने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, उनको बदहाल करके रख दिया और उनको सिर्फ दंगों का इंस्ट्रूमेंट बना करके रख दिया। आज भारतीय जनता पार्टी अपने योजनाओं के माध्यम से उनको ऊपर उठाने का काम कर रही है। वो सबसे बड़ी बेचैनी का कारण है। यही वजह से चुनाव दर चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। आसाम में भी लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की, त्रिपुरा में चुनाव हमने जीता, मेघालय में सरकार बनी है, पश्चिम बंगाल में हम अच्छा कर रहे हैं, केरल में हम अच्छा कर रहे हैं। वो इनसे नहीं दिखाई दे रहा है। आज इनके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है, इनकी राजनीति पर खतरा मंडरा रहा है। आप बनारस में प्रियंका जी आती है और अपने मंच से अतल पढ़वाती है मंदिरों में दर्शन करने के बाद। आज टिकैत जी अपने मंच से अल्लाह अकबर का नारा लगवाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं क्यों इसकी जरूरत पड़ रही है, क्या आवश्यकता है इसकी? मैं ये पूछना चाहता हूं, ये तुष्टीकरण है या नहीं है? इसको किस प्रकार से ये लोग जस्टिफाई करेंगे? इनकी तुष्टीकरण के राजनीति दुकानी बंद हो गई है और जनता ने बंद किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जनता ने बंद किया है। इसलिए इनके पेट में दर्द होना स्वाभाविक है, इसलिए ये परेशान है, बेहाल है, बेचैन है। ठीक है जैनेंद्र, अपनी बात कही जी। क्लोजिंग कमेंट। जैसे कि हमारे जो गौरव भाई थे, तुषार भाई, उन्होंने कहा कुछ बातें बताई बंगाल में कैसे चुनाव हुए, क्या हुआ। तो मैं बता दूं कि ये तो भाजपा की तरफ से टूल किट आ गई थी कि इस जो चुनाव हारे हैं बुरी तरह से, अब की बात 200 पार का नारा लेके चले थे, 100 भी पार नहीं हुई, तो इसको बड़ी जीत बताना है कि 3 से 77 पहुंच गए। दूसरी चीज मैं बता दूं कि ये 3 बड़ा या 77 बड़ा नहीं, मैं बता रहा हूं ना कि जीत बताना है, इसको बड़ी जीत बताना है। दूसरी चीज मैं बता दूं कि जैसे कि इन्होंने कहा कि ममता बनर्जी जी अपने वहां कर रही थी ध्रुवीकरण या जो भी बताना चाह रहे हैं, मैं बता दूं कि अभी अभी थोड़े दिन पहले योगी जी के भी बयान आए हैं कि बुर्के वाले ही तो राशन ले रहे थे, या प्रधानमंत्री जी, मतलब प्रधानमंत्री जैसे पद पे कोई व्यक्ति है और वो ये कहता है कि इनको तो कपड़ों से पहचाना जा सकता है। तो मैं बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ा ध्रुवीकरण तो राष्ट्र के सर्वोच्च पदों पर बैठे लोग कर रहे हैं। आप मुख्यमंत्रियों से क्या अपेक्षा करेंगे? दूसरी चीज इन्होंने कहा, टिकैत जी ने अल्लाह अकबर, तो मैं बता दूं कि उन्होंने पहले हर हर महादेव बोला था और फिर बोला था अल्लाह अकबर, और बाद में बोला था कि हम तो अल्लाह अकबर भी बोलेंगे, हर हर महादेव भी बोलेंगे। एक नारा नहीं दिया था उन्होंने, दोनों बोला था, क्योंकि वहां हर धर्म के लोग आए हुए थे। तीसरी चीज, असम का जो चुनाव आप बता रहे हैं दोबारा, ठीक है, मेरे पास समय की बहुत कमी है जैनेंद्र, मैं आपकी पूरी बात सुनता, मेरे पास समय की कमी है जैनेंद्र, आपकी पूरी बात सुनता। आखिर में मौलाना साहब को सुनकर मैं कार्यक्रम को वाइंड अप करूंगा। मौलाना साहब, आखिरी में क्लोजिंग कमेंट आपका। देखिए, मुल्क में सबसे ज्यादा इस वक्त जरूरत है नफरत को खत्म करने की जी। आपस में प्यार मोहब्बत भाईचारगी अगर कायम रहती है और हर स्तर पर काम किया जाता है तो ये बहुत अच्छा होगा। और मैं कहूंगा कि मोहन भागवत जी हिंदुस्तान की मशहूर शख्सियत हैं, उनको इस मामले में आगे बढ़ना चाहिए। अभी 4 महीना पहले ख्वाजा इफ्तिखार अहमद साहब जो एक इस्लामिक स्कॉलर हैं, उनकी किताब का रस्म इजरा करते हुए दिल्ली में बहुत अच्छी बात कही थी। ऐसे ही 1 महीना पहले, 1 या 2 महीना पहले बंबई में भी इसी तरीके से बात कही है और ऐसे ही उन्होंने कल भी ये बात कही है। तो मैं चाहता हूं कि मोहन भागवत साहब वो आगे आए और हिंदू मुसलमानों के अंदर जो खलीज डालने की और दरार डालने की लोग कोशिश कर रहे हैं उसको वो पाटने का काम करें। अगर वो पाटने का काम करने में कामयाब हो जाते हैं तो आजाद भारत के वो गांधी होंगे। तमाम आरोपों के बीच में जो आपने बात कही आखिर में, ये बहुत खूब बात है कि तमाम आरोप, तमाम राजनीति, तमाम बयानबाजी एक तरफ होनी चाहिए। कथनी और करनी में अंतर भले ही हो या ना हो, लेकिन अगर ये बात कही गई है, लगातार कही जा रही है, तमाम कार्यक्रमों में मोहन भागवत कह रहे हैं, तो आगे भी ये जारी रखें। कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल एकता अटूट बनकर रहेगी। अभी तमाम जो राजनीतिक पार्टियां कोशिश करती हैं फायदा उठाने की, वो कहीं ना कहीं पिछड़ती नजर आएंगे। इन तमाम बातों के साथ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए, आज की डिबेट के लिए। तो कुल मिलाकर कथनी और करनी में अंतर ना हो और ऐसी बातें जारी रहें, यही सबके लिए बेहतर, समाज के लिए बेहतर, देश के लिए बेहतर होगा। मुझे दीजिए इजाजत, आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।